हमने आपको खबर दी थी कि बलूचिस्तान की माइंस से चाइना पुल आउट करेगा, जो कॉपर प्रोड्यूस करती हैं, जो गोल्ड प्रोड्यूस करती हैं, इनफैक्ट वही सब कुछ प्रोड्यूस करती हैं जो कि अमेरिका में डिब्बा लेके दिखा रहे थे आसिम मुनीर। चाइना पुल आउट करेगा तो अमेरिका घुसेगा, ये प्लानिंग थी, बीएलए के थ्रू हुई और बीएलए यहाँ सक्सीड कर गया चाइना को बाहर निकालने में। अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन वो पुल आउट करता दिख रहा है। इधर ही से संदक माइंस से ही नहीं, बाकी माइंस से भी पुल आउट कर रहे हैं। संदक माइंस तो इनफैक्ट ईरान के बॉर्डर पे हैं, बाकी और जगह भी बहुत सारी माइंस हैं जहां से वो पुल आउट कर रहा है। इसका मतलब चाइना अब सीपीईसी से बिल्कुल लापता दिख रहा है। और आगे कैसे होगा और क्या होगा, माइनिंग कौन करेगा वहां पर, क्या होगा बीएलए का फ्यूचर, क्या होगा पाकिस्तान का फ्यूचर। आज ही पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट भी साइन किया है, डिफेंस एग्रीमेंट, सऊदी अरेबिया के साथ और टर्की के साथ। वो एग्रीमेंट हो चुका है, जिससे पहले नेतन्याहू का फोन प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास भी आया था और बातचीत हुई थी। इतने सारे फ्रंट्स पे किए और अपने कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पुल आउट कर रहे हैं, पाकिस्तानी खुद इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, ये बोला जा रहा है। मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए मेजर जनरल सुधाकर जी सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर सीधे सीधे शब्दों में, पाकिस्तान से पुल आउट कर रहा है, माइंस से पुल आउट कर रहा है, मतलब प्रोडक्शन से पुल आउट करना अलग चीज होती है, माइंस से पुल आउट करना अलग चीज होती है। माइंस में सामने ये आपको पता है कि सामान निकलेगा और मैं बेच दूंगा। प्रोडक्शन में ये होता है कि सामान कैसा होगा, किस क्वालिटी का होगा, कोई कॉम्पिटिटर है कि नहीं, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। लेकिन माइंस कभी भी लॉस का सादा बड़ी मुश्किल से बनते हैं। ये माइंस से पुल आउट मतलब पाकिस्तान तो गया। ओके, सबसे पहले रोहित नमस्कार और बहुत धन्यवाद, आपने आपके चैनल में फिर से मेरे को इनवाइट किया। बहुत अच्छा आप सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, कोई देश अगर $65 बिलियन का कमिटमेंट दे रखा है, 65 बिलियन में से कुछ दिन पहले 28 था, आजकल कह रहे हैं कि 42 बिलियन ग्राउंड में ऑलरेडी कमिट हो चुका है। ठीक है, चाहे वो नेशनल हाईवेज हो, रेलवे लाइन हो, ऑप्टिकल फाइबर हो, कम्युनिकेशन टावर्स हो, या हाइडल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन, कुछ भी हो, सीपेक का जो हिस्सा है। तो ये आपको थोड़ा सा दूसरे पहलू से देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हम कह रहे हैं, सिंडक माइन को उन्होंने छोड़ा है। कोई भी माइन जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में तालिबान के साथ चाइना ने एक एग्रीमेंट किया है 2008 को। वो आईनी कॉपर माइन है। आईनी कॉपर माइन, इट इज द 4th लार्जेस्ट कॉपर माइन इन द वर्ल्ड विथ हाई ग्रेड क्वालिटी ऑफ कॉपर। इसी तरह बलूचिस्तान में ये जो कॉपर और जो गोल्ड माइन है, इसको कहा जाता है कि ये एक अनोखा किस्म का माइन है, जहां पे 278 मिलियन टन्स 278 मिलियन टन्स की कॉपर और गोल्ड माइन है। कोई भी चीज जब माइनिंग किया जाता है, सबसे पहले उसको सर्वे करते हैं, माइनिंग करते समय उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट के बाद उसको प्रोसेसिंग किया जाता है, उसके बाद प्रोड्यूस होता है फाइनल प्रोडक्ट। जो कॉपर और गोल्ड का, वो भी तकरीबन मिलता जुलता प्रोसेस माना जाता है। तो यहाँ से अगर हटे हैं, क्योंकि अभी इंसर्जेंसी बढ़ रही है, बलोच की तरफ से काफ़ी खतरनाक प्रहार हो रहा है, गोलाबारी हो रही है, बहुत सारे इंजीनियर्स चाइनीज के मारे गए हैं और उनके वर्किंग स्टाफ भी मारे गए हैं। उसका हम कारण की तरफ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे क्या है, चाइना क्या ये कदम उठाएगा। जो $65 बिलियन कोई देश अगर कमिट करता है,
ये कोई आज या कल रात के बीच में उन्होंने फैसला नहीं लिया है। ये फैसला लिया है 1949 जब पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जब रेज हो रही थी, तब माओ सी तंग ने तब सोचा था कि ये जो ईस्ट तुर्किस्तान, जिसको जिनजियांग प्रोविंस अभी बोलते हैं, पहले हिंदुस्तान का बॉर्डर लद्दाख की तरफ से ईस्ट तुर्किस्तान के साथ होता था, इसी को ही वो जिनजियांग प्रोविंस कह रहे हैं। तो ये जिनजियांग प्रोविंस जो लैंडलॉक्ड है, उसको एक एक्सिस होना निहाती जरूरी है। किसके लिए? अरेबियन सी के साथ। इसी तरह एक उनका लैंडलॉक्ड प्रोविंस है जिसको बोलते हैं यूनान प्रोविंस। यूनान किस तरफ? साउथ ईस्ट की तरफ देखेंगे तो ये वहां से साउथ ईस्ट, साउथ की तरफ ही आएगा, और वहां से लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड मतलब वहां से अगर कोई हरकत होता है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट होती है, उनका मेन पॉपुलेशन सेंटर चाइना का कहाँ है? वो ईस्टर्न सी बोर्ड की तरफ है। 94 to 97% उनका जो पॉपुलेशन है वो करीब कोस्ट लाइन, पूर्व की तरफ जो कोस्ट लाइन है 14,000 किलोमीटर, वहां से 600 किलोमीटर के अंदर अंदर, उसको कोई कोई जगह आइसोहाइट, 15 आइसोहाइट लाइन बोलते हैं कि उस लाइन के पूर्व की तरफ बरसात या पानी बारिश होती है और उसके पश्चिम की तरफ बारिश नहीं होती है, उसको 15 आइसोहाइट लाइन बोलते हैं। तो वहां तक पहुंचने में उनको बहुत समय लगता है, तो इसीलिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। ये प्लान तब का है, अभी हो रहा है, काम चलते आ रहा है, उनको भी कोई जल्दी नहीं है। वो क्यों सोल्यूशन और निकालना चाहते हैं? उनका चाइना का प्रेसिडेंट है हुन जिनताओ, 2005-2007 को उन्होंने कुछ कहा था कि चाइना का जब तक ये मलाक्का डायलेमा बरकरार रहेगा तब तक हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये वल्नरेबल, मतलब बड़ा खतरनाक परिस्थिति में हो सकता है। तो इसीलिए वो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं ताकि मलाक्का डायलेमा जो है, मलाक्का के थ्रू 83.7% उनका एनर्जी आता है, पर्शियन गल्फ से आता है, अफ्रीका से आता है, लैटिन अमेरिका से आता है, ये सब घूम घाम के आके जो सी लेन सब कम्युनिकेशन शॉर्ट में बोलते हैं स्लॉक, उसको पर्शियन गल्फ से लेके इंडिया का लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में एक 9 डिग्री चैनल है, वो उसके बीच में से गुजर के श्रीलंका के साउथ से होते हुए अंडमान निकोबार, जहां पे ग्रेट निकोबार बनने जा रहा है, उसको कहते हैं कि 6 डिग्री चैनल। ये करीब करीब 167 किलोमीटर दूर है। किसके बीच में? इंडोनेशिया का सुमात्रा प्रोविंस में एक सबांग आइलैंड है, सबांग आइलैंड और हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो टिप है, इसके बीच में से बहुत गहराई है, और यहाँ पे 70% से ज्यादा पूरा विश्व का ट्रैफिक यहाँ से मूव होता है, और ये मलाक्का का मुंह के पास है, माउथ पे है। तो वो कहते हैं कि अगर इसके ऊपर हिंदुस्तान किसी भी तरह कब्जा डाल देगा तो उनका जो गर्दन है चोक कर सकते हो, ये इनके लिए एक बहुत जबरदस्त एक चिकन नेक बन जाता है। तो इसीलिए ये शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि कैसे रास्ता खोल सकते हैं। सीपेक का एक उनका जो अंग है उसको बोलते हैं ग्वादर। ग्वादर एक ऐसा जगह है 40 साल की लीज में दिया गया है, और वहां पे आर्मी, नेवी और सिविलियन बेसेस, हवाई जहाज का लैंडिंग की तैयारी हो रही है, ऑप्टिकल फाइबर, पाइपलाइन, रेलवे लाइन की भी प्लान चल रही है, नेशनल हाईवे जोड़ रहा है उसको, कम्युनिकेशन नेटवर्क। और वहां पे जितने लोकल सिविलियन थे, मछुआरे होते हैं जो दरिया में जाके मछली पकड़ते थे, उनको पूरा एकदम हटा दिया है उधर से। चाइनीज ट्रॉलर्स आके वहां पे काम पे लगे हुए हैं, मछली पकड़ रहे हैं, लोगों का जो बेसिक लाइवलीहुड है वो भी छीन लिया है उन्होंने। तो कहना, आपका जो सवाल है, क्या ये असलियत में ये छोड़ रहे हैं? चाइना का प्लान क्या है? देखिए, अगर ये कामयाब नहीं होता है, बलूचिस्तान मान लीजिए ये इंडिपेंडेंट हो जाता है, ये बलोचियों के साथ डायरेक्टली बात करेंगे, बलोची राजी हो गए, क्योंकि आज के दिन में पाकिस्तान का जितना कमाई हो रहा है, चाहे गोल्ड की बात हो या कॉपर हो, रेयर अर्थ एलिमेंट हो या जिंक हो या यूरेनियम, जो भी कुछ होता है, एज पर द इंटरनेशनल लॉ और रॉयल्टी देना पड़ता है उस रीजन को। इनको कोई रॉयल्टी नहीं देते हैं। बालू जो रेत होता है ना, नदी के नीचे जो बेड में होता है रेत, रेत भी कोई से लिया जाता है, उसको रॉयल्टी पेमेंट होता है वहां पे लोकल डेवलपमेंट के लिए, कोई डेवलपमेंट का नहीं है। मेन प्रॉब्लम है बलूचिस्तान का पॉपुलेशन है 1.5 करोड़, पंजाब का है 15 करोड़, और ये फेडरल डेमोक्रेसी का आर्किटेक्चर के मुताबिक बना हुआ है इनका इस्लामिक रिपब्लिक, और लोगों की नंबर के ऊपर उनका बजट एलोकेशन होता है बाय फाइनेंस डिवीजन इन द पार्लियामेंट। तो जब लोगों के मुताबिक देते हैं तो उसका ट्रिकलेट्स में आता है पैसा, ना रोड है, ना पानी है, ना बिजली है, ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना कोई उनका कोई साधन, उनका वेलफेयर, कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है उनके लिए।
तो Right. ऐसे हालत में ये जो इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई है अभी नहीं हुई है, ये 1948, ये जो 11 अगस्त की बात कर रहे हैं, किंग ऑफ कलात को गन पॉइंट पे लाके जब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था जिना के सामने ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था, ये तब से इंसर्जेंसी स्टार्ट है। 2003 से ये थोड़ा सा मोमेंटम बढ़ा और 2019 से और माजिद ब्रिगेड जैसे बाहर आके अच्छा डट के पूरा लड़ने लगे। 2023 से ये एक अंतिम परिणाम मैं नहीं कहूंगा, ये ऐसा एक हाइटेंड इंसर्जेंसी का पहलू को वो टच कर रहे हैं। इसमें 2023-24, 2024-25, 2025-26 ये धीरे धीरे ग्राफ बढ़ते जा रहा है। पाकिस्तानी सैनिक और जो पुलिस अपैरेटस है, सिक्योरिटी अपैरेटस, इनकी जो डेथ केसेस है, फेटालिटीज, इनकी नंबर बढ़ती जा रही है। 2024 को पाकिस्तान डिक्लेयर किया गया पूरा विश्व में द सेकेंड वर्स्ट विक्टिम ऑफ टेररिज्म। सबसे पहला है बुर्किना फासो और दूसरा है पाकिस्तान का नंबर। तो ये 2025-26 सबसे ज्यादा अभी हो रहा है, एवरी डे कोई ना कोई मर रहे हैं। और आज के दिन में देखेंगे आप, बलूचिस्तान एक ऐसा प्रोविंस है 43.4 to 43.7% टोटल लैंड मास है। यहाँ पे हर किस्म की मिनरल आपको मिलेगा, तेल मिलेगा, कोल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन रॉयल्टी कोई नहीं दे रहे। फोर्सिबल डिसअपीयरेंसेस हो रहे हैं वहां से, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रहा है, किडनैपिंग हो रहा है, कोई उनका कोई जुडिशरी सिस्टम कुछ ना के बराबर है। तो ऐसा हालत में उनकी सुनाई जब नहीं होती है तो आपका 11 मार्च 2025 का जैसे जफार एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया था, ऐसा 2-3 बार और भी हो चुके हैं। तो ये बढ़ती जाएगी। तो ऐसा हालत में सिक्योरिटी का माहौल बहुत खराब होने के नाते चाइना यहां से विड्रॉ कर रहा है। मेरे विचार के मुताबिक ये टेम्पररी विड्रॉल है और ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कि सी पैक का डाइवर्जन कहाँ हो सकता है। एक कराची उन्होंने चुना है जो ऑल्टरनेट एक पॉइंट हो सकता है। कराची और ग्वादर के बीच में एक और पोर्ट को वो पाकिस्तान के साथ बातचीत चला रखे हैं, रास्ता भी बनना शुरू हो गया है। और वहां से ग्वादर और ईरान की तरफ अब जाएंगे, मकराना कोस्ट, उधर करीब 60 या 80 किलोमीटर दूरी पे एक और पोर्ट को, उसके बारे में बातचीत चल रही है। और पेशावर से लेके सीधा काबुल होके आईनी होके सीधा वो ईरान की तरफ जाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ जाएंगे उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंस जाएंगे। उनका दूसरा एक देख रहे हैं वॉकन कॉरिडोर, अफगानिस्तान का जो वॉकन कॉरिडोर चाइना के साथ जुड़ता है, वहां से लैंड सर्वे हो रहा है, रास्ता की अलाइनमेंट बना रहे हैं, वहां से हो सकता है कि ये सीपेक को, लेकिन सीपेक छोड़ना मेरे अंदाज और असेसमेंट के मुताबिक ये चाइना कभी उसको छोड़ेगा नहीं, कहीं ना चाइना कहीं नहीं छोड़ेगा। राइट सर। और ये टेम्परली वैकेट कर जाएंगे लेकिन वापस आएंगे, क्योंकि आप देखेंगे हिस्टोरिकली स्पीकिंग चाइना 3 वॉरफेयर स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करता है। 3 वॉरफेयर स्ट्रेटेजी क्या है? सबसे पहला स्ट्रेटेजी है कि उसको बोलते हैं कि लीगल, दूसरा है मीडिया, तीसरा है परसेप्शन मैनेजमेंट। लीगल केस का क्या होता है कि जहां पे साधारण वातावरण है उसको जानबूझ के असाधारण बनाते हैं। असाधारण मतलब डिस्प्यूटेड करते हैं, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी नेगोशिएट करके कम दाम में लेते हैं, और प्लस जिसका पॉकेट में बहुत पैसा है वो खरीदने का वो उनके पास काफी मतलब बाइट रहता है। जैसे साउथ सुडान में उन्होंने डाल रखा है पैसा, कोंगो में डाल रखे हैं, अलग अलग जगह, लैटिन अमेरिका, उसको डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं, और डिस्प्यूट क्रिएट करने से क्या होता है, उसका दाम कम हो जाता है। डिस्ट्रेस बाइंग बोलते हैं ना, डिस्ट्रेस सेलिंग एंड डिस्ट्रेस बाइंग, ऐसा हालत में खरीदते हैं। नंबर 2, वो डिस्प्यूट की वजह से क्या है, लीगलिटी ले आते हैं। जैसे साउथ चाइना सी में 1981-83 से वो रीनेमिंग करने लगे हैं। 11 डैश लाइन तो 1949 में उन्होंने शुरू किया था, 11 से 9 डैश लाइन हुआ, वियतनाम ने प्रोटेस्ट किया उसके खिलाफ। अभी वो 9 डैश लाइन के साथ उन्होंने छोटे छोटे आइलैंड बनाए हैं, नए नए नाम दिए हैं, और पूरा कह रहे हैं कि 90% ऑफ साउथ चाइना सी चाइना का है। ठीक है ना। सो सबसे पहला जो मैंने बताया कि डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं, लीगलिटी लाते हैं, उसके बाद मीडिया के जरिए से इसको पब्लिसाइज करते हैं, और आखिरी में एक परसेप्शन मैनेजमेंट साथ साथ चलता है। लोगों की परसेप्शन बाय आर्टिकल्स, बाय सेमिनार्स, बाय सोशल मीडिया, बाय वर्कशॉप्स, धीरे धीरे लोगों के मन में पूरा विश्व में एक फैलाते हैं कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है। जैसे हमारा अरुणाचल प्रदेश का उन्होंने ड्रामा स्टार्ट किया है, तो हिंदुस्तान उसको डट के उसको रिवर्ट करना चाहिए। तो ऐसा हालत में
देखिए, मैं आपको 4-5 चीजें बता दिया। नंबर 1 है मलाका डायलेमा, ये एक चुनौती रहेगा, उसका कोई इजी सोल्यूशन नहीं है। नंबर 2, सीप पे ये छोड़ेंगे नहीं, अगर छोड़ेंगे उसका ऑल्टरनेट एक्सिस घूम फिर के कहीं ना कहीं आएगा अरेबियन सी में। और ये बलोच लिबरेशन, कोई भी विश्व में जितने इंसर्जेंसी है, कोई लाइफ लॉन्ग इंसर्जेंसी नहीं रहता है। 10 साल, 20 साल, 30 साल, उसके बाद शांति आ जाती है आराम से। उसका एक साइकिल होता था, 10 साल के बाद शांति आता था। अभी साइकिल हो गया 30 से 40 साल हो रहा है। ठीक है ना। सो ये इसका ये लॉन्ग टर्म प्लानर्स है, ये इतने जल्दी ये छोड़ने वाले नहीं है। पैसे जो इतना रकम का लगाया है, इनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बीआरआई का, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट 2013 को कजाकिस्तान में जब गए थे शी जिनपिंग, तब उन्होंने अनाउंस किया था ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। और एक नहीं, वहां से आपका जिनजियांग प्रोविंस से टोटल 6 जो है रोड एक्सेस निकलते हैं बीआरआई का, और 6 में से 4 जो है मेजॉरली पूरा जिनजियांग को पूरा कवर करते हैं। अलग अलग जाता है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, कोई यूरोप की तरफ, एक आ रहा है इधर साउथ एशिया सिपेक की तरफ, एक ईरान की तरफ जा रहा है रेलवे लाइन। ठीक है नहीं, तो इस तरफ सब है। तो इसीलिए मेरे अंदाज के मुताबिक ये टेम्पररी एक्शन है, ये छोड़ेंगे नहीं। अगर कोई स्ट्रेटेजी आपके सवाल में ये अगर छुपा हुआ है कि अमेरिका और बलोच लिबरेशन आर्मी के बीच में कोई ऐसा सीआईए का हाथ है, वो जानबूझ के उसको प्रभाव डाल रहे कि चाइनीज को धक्के मार के निकालो, हो सकता है ऐसा भी हो रहा, क्या मालूम है। हो सकता है कि अमेरिका अंदर आना चाहता है, हो यस, सकता है। यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था सर। अमेरिका इंटरेस्टेड तो दिख रहा है वहां के रिसोर्सेज में, तो चाइना बाहर निकलेगा तभी तो घुसेगा। तो अगर बिल्कुल, चाइना यहीं फुल पे टाइम नहीं छोड़ेगा तो अमेरिका कैसे आएगा? यहीं पे थ्यूसिडाइड डॉक्ट्रिन जो है, थ्यूसिडाइड ट्रैप का मैं छोटा सा एक झलक देना चाहता हूँ। थ्यूसिडाइड कौन थे? एक ग्रीक का हिस्टोरियन। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी एकम्प्लिश्ड देश है वो एक राइजिंग देश को अपना एडी या घुटने तक आने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो चाइना अमेरिका के लिए है, हिंदुस्तान चाइना के लिए है, हिंदुस्तान यूएसए के लिए है। जैसे यूएसए नहीं चाहता है कि चाइना का प्रभाव विश्व में पूरा फैले, इसी तरह चाइना भी नहीं चाहे कि हिंदुस्तान इस तरफ करे। तो बिटवीन यूएसए एंड चाइना ये स्ट्रेटेजिक राइवलरी है। यूएसए चाह रहा है कि चाइना को पुशबैक करे, और जो जगह वो ऑक्यूपाई कर रखा है वो जगह को आके वो कैप्चर करे। क्योंकि आज के दिन में यूएसए का जो इकोनॉमी है इट इज इन डोल्ड्रम्स। 39 ट्रिलियन से बढ़ते जा रहा है, हर साल 2 ट्रिलियन जोड़ा जाता है। मतलब बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ये 41 ट्रिलियन हो जाएगा। इसका मीनिंग है हर साल जो है आज के दिन में जितना है 1 ट्रिलियन 1.238 ट्रिलियन चाहिए उनको सिर्फ इंटरेस्ट सर्विसिंग करने के लिए। देश को चलाने के लिए 6 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जरूरत है। रेवेन्यू जनरेट होता है 4 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन कम इधर, 1 ट्रिलियन इधर कम है, 3 ट्रिलियन डेली हर साल अगर वो प्रिंट करते रहेंगे तो भिखारी हो जाएंगे, फिर पाकिस्तान के जैसे बन जाएंगे। तो ऐसे उनका जो फेडरल गवर्नर और जो चेयर है वो टाइम टू टाइम बहुत बार बोल चुके हैं कि यूएसए को एक सुपर पावर रहने के लिए, बरकरार ताकत के साथ रहने के लिए स्टेडी इनफ्लो ऑफ वेल्थ इज मैंडेटरी। और स्टेडी इनफ्लो ऑफ वेल्थ कैसा आएगा? जहां पे आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट डिपेंडेंट करिए यूएसए के साथ, या जहां से सीरिया में जैसे ऑयल फील्ड मिला है, वो ऑयल को अपना शेवरॉन कंपनी को लेके बिठा दिया, वहां पे डॉलर में ट्रांजैक्शन बढ़ा है। ठीक है ना। या पाकिस्तान, ये जैसे बलूचिस्तान है, रेयर अर्थ एलिमेंट है, ये पाकिस्तान ऑलरेडी साइन कर रखे हैं $6 ट्रिलियन का। ठीक है नहीं, उसमें गोल्ड भी आ जाता है, कॉपर भी आ जाता है, जिंक आ जाता है, आपका हर किस्म की, उसमें ऑयल फील्ड भी है बलूचिस्तान में। तो इसीलिए ये बड़ा गेम एक हो रहा है मेरे विचार के मुताबिक। ये यूएसए अगर धकल के बाहर निकाल रहे हैं तो आइदर ये टेम्पररी है या परमानेंट ऐसा कदम धीरे 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 होले होले इंक्रीमेंटली लिया जा रहा है, उसको पुश बैक कर रहे चाइना को, ताकि अमेरिकन कंपनी जाके यहाँ पे कब्जा कर सके। अमेरिकन कंपनीज जाके यहाँ पे कब्जा कर सकें। अमेरिकन कंपनीज का कब्जा आपके सामने एक सर अलायंस अभी दिख रहा है, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, तुर्की, जिसमें विच इज ऑफ कोर्स बैक्ड बाय चाइना। तो ये गेम चल कैसे रहा है? एक तरफ चाइना के साथ भी है, एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी है। अमेरिका चाह रहा है कि पाकिस्तान उसकी साइड चला जाए, पैसे अभी हैं नहीं, वहां पर व्हाइट हाउस में मीटिंग्स चल रही हैं। चाइना बहुत ज्यादा मीटिंग्स होती नहीं दिख रही हैं अभी हाल में, और हैं भी तो सारी लो प्रोफाइल है या जरदारी टाइप लोगों की जिनकी कोई से नहीं है।
कहीं ये कि पाकिस्तान चाइना के उससे बाहर, एम्बेड से बाहर निकल के अमेरिकन एम्बेड में जाता दिख रहा है? देखिए, ये जो एक्सेस बन रहा है या अलायंस बन रहा है अभी, ये अभी साइन तो हुआ नहीं, होने जा रहा है मेरे ख्याल से 11 तारीख को शायद साइन कर हो रहे हैं। चुका सर, अब 2 घंटे पहले हो चुका। हो गया साइन, ओके। तो इसका मीनिंग और इंटरप्रिटेशन अलग है। इसका मीनिंग और इसको आप एक देखिए वेस्ट एशिया के पहलू से आप देखिए, नंबर एक। उसके बाद आप एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखिए, और उसके बाद देखिए हिंदुस्तान के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। सबसे पहले ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ग्लोबल पर्सपेक्टिव आज के दिन में जियोपॉलिटिकल चर्न के अलावा ट्रस्ट बिल्कुल ही गायब हो गया है, और अमेरिका जो सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन देने के लिए ये जो बेसिस बनाए थे, ईरान ने उनको रिटेलिएट करके पूरा एकदम ध्वंस कर दिया है। ऐसा हालत में एक रीजनल कलेक्टिव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनने का बातचीत चल रही है। एमर्ज होगा नहीं होगा, कितना टाइम लगेगा, इट इज एनीबॉडीज गेस। ऐसे चीजों के दौरान ये जो बायलैटरल एग्रीमेंट पहले जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में था, इसी के आधार पर ये एक ट्राइलैटरल ग्रुपिंग या एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये बनाने जा रहे हैं ये तीनों देश। कितना आगे बढ़ेंगे, क्या वो नेटो टाइप क्लॉज होगा आर्टिकल 5 कि एक देश के ऊपर हमला होता है, अदर मेंबर स्टेट दे विल सपोर्ट, ये अभी कहना अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये स्पेकुलेटिव हो जाएगा। फिर आने वाले समय में हमें देखना पड़ेगा कैसा रूप और रंग और कंटूर लेता है। लेकिन जो जो दिख रहा है अभी, इसका एनालिसिस ये कहता है कि नंबर एक, सऊदी अरेबिया एक मुस्लिम सुन्नी देश है। टर्की और पाकिस्तान ये सुन्नी डोमिनेटेड कंट्रीज हैं। ये सुन्नीज के बीच में एक नाटो अलायंस की तरह ये बन गया। टर्की के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी और एविएशन टेक्नोलॉजी ये काफ़ी आगे है। डिफेंस इंडस्ट्री काफ़ी ज़बरदस्त है। हालांकि इकोनॉमी काफ़ी डामाडोल है, ठीक है, लेकिन सऊदी अरेबिया के पास पैसा है, वेल्थ है। और आप पर देखेंगे पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, प्लस आर्म फोर्सेस काफ़ी बड़ा है। आज के दिन में जब आप और मैं चर्चा करें, करीब 9,000 सैनिक इनके ऑलरेडी डिप्लॉयड है। कहाँ? सऊदी अरेबिया में। उनका डिमांड था एक डिवीजन, मतलब 15,000 के लिए। तो पाकिस्तान ने बोला मेरा घर तो जल रहा है, इतना हम दे नहीं पाएंगे, तो 2 ब्रिगेड के बराबर मेरे ख्याल से भेजा है। कुछ आर्टिलरी गन्स भी गए हैं, कुछ मिसाइल डिप्लॉयमेंट भी कर रखे हैं। ये अनऑफिशियल इनफॉर्मल सोर्सेस से मिल रहा है, मेरे पास कंफर्मेशन कोई नहीं है, लेकिन कुछ गया है। तो क्या वो लड़ाई करेंगे? अगर जैसे वो बीच में बातचीत चल रही थी कि सऊदी अरेबिया के ऊपर अगर अटैक होता है तो मजबूरन पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा वो ईरान के ऊपर हमला करेगा नहीं करेगा, क्या किसको मालूम है। ईरान के हवाई जहाज आके पाकिस्तान में छुपा रखे हैं, तो क्या ऐसा हालत में पाकिस्तान हमला करने जा रहा है? ये ना बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो इसीलिए कोई स्पेकुलेट करके कुछ अंदाज लगाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, इस किस्म की जो आर्किटेक्चर बन रहा है, कारण क्या है? कारण यह है मेरे विचार के मुताबिक कि अभी मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में डायनामिक्स बड़ा बदल गया है। अगर ऑर्डर बोलते हैं, जियोपॉलिटिकल ऑर्डर, पहले इजराइल हुआ करता था एक डोमिनेंट कंट्री। वो चाहे वो चाह रहा था ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए, हो नहीं पाया। अभी हो सकता है आने वाले समय में और कुछ ट्रिक करेंगे उसको फुलफिल करने के लिए। लेकिन फिलहाल इजराइल जो है आइसोलेट हो चुका है यूएसए से, और जितने भी सारे उसके एलाइज हैं वो आइसोलेट हो रखा है। ईरान जो है एज एमर्ज्ड एज अ रीजनल पावर। पहले ईरान को कोई नहीं मानते थे, सब बोल रहे थे ये हमारे भी बहुत सारे हिंदुस्तानी की 4 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगा, 10 दिन में। मैं बहुत सारे चैनल में मैं बता के आया हूं, मेरा आर्टिकल भी छपा है 21 फरवरी को, 28 फरवरी हमला करने से पहले, कि ये तो फंस गया, अभी निकलना मुश्किल है डोनाल्ड ट्रंप, ये फंस गया। मैंने अंदाज लगा, क्योंकि ईरान को इतना आसानी से ये पुश ओवर नहीं है, लोगों को पता नहीं है ईरान क्या है। तो इसलिए एक रीजनल ब्लॉक होने के नाते अभी आ जाता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया अगर उम्मा देखते हैं, उम्मा में कौन कौन है? उम्मा में है सऊदी अरेबिया, टर्की और ईरान। ईरान को आइसोलेट करने के लिए सऊदी अरेबिया और टर्की जो इकट्ठे हो जाते हैं, उनका मुस्लिम जो रिलीजन में ये जो पहले कंटेस्टेशन हो रहा था, ये दोनों का मिलन होने से वो ईरान को अलग थलग कर देंगे।
हर चीज में ईरान आगे दिखा रहा था कि मैं शिया डोमिनेटेड होने के बाद बावजूद भी हमास को सपोर्ट कर रहा हूं, हिजबुल्लाह क्रिएट किया हो इजराइल को आइसोलेट करने के लिए। ऑयल कंपनीज को ये लड़ाई क्यों शुरू हुई थी? ऑयल कंपनीज को उन्होंने नेशनलाइज किया था। इनका जो प्राइम मिनिस्टर पहले इलेक्ट हुए थे 1951, क्या नाम है, मोहम्मद मोसादेक, मोहम्मद मोसादेक साहब को उन्होंने मिलिट्री कू से हटाया था, क्योंकि वो ऑयल कंपनीज को इन्होंने नेशनलाइज कर दिए थे, क्योंकि वो रॉयल्टी नहीं दे रहे थे ब्रिटिश ऑयल कंपनीज। ठीक है ना? तब से तो मेन प्रॉब्लम तो यही है, एक ही देश है जो पूरा चीजों को वो नेशनलाइज किया था। ठीक है ना? सो इसीलिए अभी ईरान, क्या ईरान एक डट के हेजिमोनिक पावर बनने के लिए वो छोड़ दे, या बाकी जो देश हैं वो इकट्ठे होके उसको कंटेन और काउंटर करने के लिए, और जरूरत पड़ता है कंटेस्ट करने के लिए, उसके लिए कोई प्रस्तुति करे, ताकि आगे आने वाले समय में कोई ऐसा हमला होता है, तुर्की आपको क्या देगी? तुर्की वो ड्रोन देगा, आपको हवाई जहाज चाहिए, वो कान हवाई जहाज बनाने में सक्सेसफुल हो गए हैं। डिफेंस इंडस्ट्री बहुत एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो उसमें मदद करेंगे। सऊदी अरेबिया के पास पैसा है, वो भी चाह रहा है कि डिफेंस इंडस्ट्री, और जैसे है ना सेल्फ रिलायंस और डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। पाकिस्तान के पास पैसे की जरूरत है, और हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में तुर्की और पाकिस्तान दोनों हैंड इन ग्लव्स हिंदुस्तान के खिलाफ। तो ये जो इस किस्म के एक आर्किटेक्चर बन रहा है, ये आर्किटेक्चर कितना आगे बढ़ेगा और कौन कौन आएंगे, ये देखने वाली बात है। एक हमारे हिंदुस्तान के लिए एक पिवट सही चुना है, वो है यूएई। यूएई एक ऐसा देश है जिसका पूर्व की तरफ, यानी कि गल्फ ऑफ ओमान की तरफ फुजियारा एक पोर्ट है, और दूसरे तरफ जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का उस तरफ, अगर वो बंद हो जाता है, इधर से उसका पाइपलाइन खुला है। हमारे इंडियन डायस्पोरा करीब 9 बिलियन या उससे ज्यादा है, 10 मिलियन के करीब करीब। तो ये यूएई में सबसे ज्यादा है हमारे इंडियन डायस्पोरा, 3 से 4 या 4 से 5 मिलियन है। इनकी देखरेख, उनको सुविधा जो है, यूएई को पिवट बनाना निहायत जरूरी है, स्ट्रॉन्ग पिवट। यूएई सबसे एडवांस्ड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अब डाटा सेंटर की बात करते हैं, हमारा दोस्ती 1 दिन 2 दिन का नहीं, कोई सालों से चल रहा है। प्रधानमंत्री जी क्यों गए थे? उसके बाद देखिए, उसको काउंटर करने के लिए इजराइल के साथ सब कहते हैं 2 दिन पहले टॉप सीक्रेट अटैक प्लान, टॉप सीक्रेट होता है, ना नेतान्याहू को पता होगा ना इनको, प्रधानमंत्री जी को। ठीक है, सो वो गए थे ये आर्किटेक्चर बनाने के लिए, ताकि हम काउंटर कर सकते हैं इफेक्टिवली। उसके बाद साइप्रस और ग्रीस के साथ हमारा कोई समझौता अभी तक हुआ ही नहीं, लेकिन पहली बार पिछले 3-4 महीने में इनके साथ डबल डाउन करके अभी बातचीत चल रही है कि हम ब्रह्मोस देंगे, डिफेंस कोलैबोरेशन करेंगे, मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर ये करेंगे, प्लस तुर्की के जो ऊपर है रोमानिया, प्लस आपका है क्या स्लोवाकिया, जहां पे हमारे प्रेसिडेंट मैडम होके आए हैं। ठीक है ना? आर्मेनिया को तो हम हथियार देते ही हैं, तो उसको भी चारों तरफ हम घेर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये चल रहा है काउंटर स्ट्रेटेजी। तो काउंटर स्ट्रेटेजी में और भी इश्यूज हैं, जैसे कि आपका ट्रेड, कॉमर्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह वगैरह, बहुत कुछ है इसमें। और हमारा जो डिफेंस, जैसे अदानी का एक पोर्ट बन रहा है कहाँ पे? इजराइल में, हाइफा के पास। सो हमारा फुटप्रिंट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है उस तरफ। अगर हमारे ये सुन्नी मुस्लिम का नाटो जैसे अलायंस बन रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए हमें भी कोई एक्शन लेना चाहिए, जो हिंदुस्तान सोच समझ के एक्शन लेगा। ये मेरा समझ के मुताबिक, आई डोंट थिंक आई एम रॉन्ग। अगर कोई गलत कह रहा हूं तो मैं सीखने के लिए तैयार हूं। कोई भी मेरे को कमेंट दे सकता है, या यू कैन गिव मी सजेशन। बिल्कुल कमेंट जरूर दीजिएगा, लेकिन ये सोच के दीजिएगा कि सर के एक लंबी उम्र इसी डिफेंस स्ट्रैटेजी में और इंटरनेशनल अफेयर्स में ही कटी है। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। सर उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।